महाराष्ट्र सरकार का संकट जिस मोड़ पर पहुंच गया है, उससे यही लगता है कि उद्धव ठाकरे सत्ता भी गंवाएंगे और पार्टी भी। ऐसे आसार इसलिए दिखने लगे हैं क्योंकि शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। भले ही महाराष्ट्र सरकार को समर्थन दे रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर रहे हों, लेकिन उसका कोई मूल्य महत्व नहीं। सच तो यह है कि इन दोनों दलों से मिलकर सरकार बनाना ही शिवसेना को भारी पड़ा। शिवसेना जिन दलों को दिन रात कोसती थी, उनसे ही हाथ मिलाकर उसने न केवल अपनी विचारधारा से आत्मघाती समझौता किया, बल्कि अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि वह सत्ता के लोभ में किसी भी हद तक जा सकती है। शिवसेना ने सत्ता पाने के लिए अपनी विचारधारा का जैसा परित्याग किया, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इसके बुरे परिणाम सामने आने ही थे। शिवसेना खुद को हिंदुत्व का ध्वजवाहक बताती थी, लेकिन वह राहुल गांधी की ओर से हिंदुत्व पर हमले को सहन करती रही। भले ही राहुल हिंदुत्व पर हमले के जरिए भाजपा पर निशाना साध रहे हों, लेकिन इससे सबसे ज्यादा क्षति शिवसेना को उठानी पड़ी। जैसे शिवसेना के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं कि उसने हिंदुत्व पर लगातार प्रहार करने वाली कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाना क्यों पसंद किया, उसी तरह कांग्रेस नेतृत्व के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि आखिर उसे शिवसेना यकायक सेक्युलर कैसे नजर आने लगी। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार रहे या जाए, ये सवाल ना तो शिवसेना का पीछा छोड़ने वाले हैं और ना ही कांग्रेस का। जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात है, तो यह पता करना ही कठिन है कि उसकी विचारधारा है क्या। यह समझा जाना चाहिए कि ऐसे दल खुद को विचारधारा आधारित राजनीतिक संगठन नहीं कह सकते जो उसके प्रति कोई निष्ठा न रखते हों। ऐसे दल देर सबेर न केवल बिखराव से ग्रस्त होते हैं, बल्कि अपनी साख भी गंवाते हैं। दुर्भाग्य से देश में ऐसे दलों की कमी नहीं जिनकी विचारधारा जानना कठिन है। चूंकि ऐसे दलों में कांग्रेस भी शामिल हो गई है, इसलिए उसके दुर्दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट का एक सबक यह भी है कि आने वाले समय में परिवारवादी राजनीतिक दलों के लिए कठिनाई बढ़ने वाली है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि शिवसेना में बगावत का एक कारण उद्धव ठाकरे की ओर से बेटे आदित्य ठाकरे को अपने वरिष्ठ नेताओं से कहीं अधिक प्राथमिकता देना भी रहा। 2002 के गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष जांच दल की ओर से मिली क्लीन चिट
को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वे यही बता रही हैं कि किस तरह उन्हें लांछित करने का एक शरारत भरा अभियान छेड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर इस शरारती अभियान को रेखांकित भी किया कि ऐसा लगता है कि विशेष जांच दल की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जाकिया जाफरी किसी और के इशारे पर काम कर रही थी। यह एक यथार्थ भी है। नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार बताने के लिए छद्म सेक्युलर लिबरल तत्वों के साथ संदिग्ध किस्म के मानवाधिकारवादियों की एक पूरी टोली सक्रिय थी। इसका साथ कुछ नौकरशाह और नेता भी दे रहे थे। यह महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि जाकिया जाफरी की याचिका में कई झूठी बातें दर्ज की गईं। अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को ट्रेन में जिंदा जलाने वाले गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के दंगों को राज्य प्रशासन के षड्यंत्र का हिस्सा बताने के लिए किस हद तक झूठ का सहारा लिया गया, इसे इससे समझा जा सकता है कि कुछ अधिकारियों ने यह फर्जी दावा किया कि वे मुख्यमंत्री की उस बैठक में उपस्थित थे जिसमें कथित तौर पर दंगों की साजिश रची गई। विशेष जांच दल ने प्रमाणों के साथ यह सिद्ध किया कि इन अधिकारियों का यह दावा कोरा झूठा था। इसी तरह का एक झूठ यह भी था कि बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों को रोकने के लिए कोशिश नहीं की। स्टॉप।